यस, बायवेरिएट रैंडम वेरिएबल। तो इसमें भी हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दो केस ले सकते हैं, और इनका मिक्स करके ले सकते हैं कि एक डिस्क्रीट और दूसरा कॉन्टिन्यूस हो, ऐसा भी ले सकते हो आप। तो हमारे जो सिलेबस में या तो दोनों डिस्क्रीट हो या दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो, मतलब एक डाटा के ऊपर आपको दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो। वैसे तो आप पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम में कितने भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप दो दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें। पहले अभी तक आपने एक स्टडी किया, अब हम दो की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक पर्टिकुलर डे पे ये देखना चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल में कितने बॉयज बर्थ ले रहे हैं और कितनी गर्ल्स बर्थ ले रही हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नंबर ऑफ बॉयज एक रैंडम वेरिएबल हो गया से x1, और सेकंड रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ हॉस्पिटल, बोर्न इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो इसमें हम दो हमने रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया इन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे। हम ये कह रहे हैं इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे हॉस्पिटल में कितने बॉयज और गर्ल्स होते, बोर्न होते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स रह सकते हैं बताओगे? यहाँ पे जो हम असाइन करेंगे क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, कौन कौन सा रियल नंबर यहाँ पे रहेंगे आंसर? 0, 1, 2। यस, बिल्कुल हो सकता है एक भी ना हो उस दिन, हो सकता है एक हो जाए, दो हो जाए, अप टू सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। क्या पता बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और उसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, अगर इतना बड़ा ही हॉस्पिटल है तो अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर से नहीं, तो जीरो भी पॉसिबल है, हो सकता है एक भी ना हो। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो ये वैल्यू ले पा रहा है, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। तो ये टू डायमेंशनल किसका केस हुआ, डिस्क्रीट का हुआ या कॉन्टिन्यूस का हुआ? दोनों ही डिस्क्रीट है ना। यस मैम। तो ये दोनों किसके केस है, बायवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम इसको कह देंगे। ठीक है, जब दोनों ही डिस्क्रीट हो तो उसको क्या नाम दिया गया, बायवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, बायवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब जो ये रैंडम वेरिएबल है आपका, इसमें भी हम दोनों बातें पढ़ेंगे। एक तो इसके लिए हम वो निकालेंगे जो प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने मास फंक्शन निकाला था डिस्क्रीट के केस में, यहाँ हम निकालने वाले ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहां जो प्रोबेबिलिटी मास में जहां ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ये सब बताऊंगी मैं आज आपको जो लिख रहे हैं। या फिर हम जैसे वहां पे क्या कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होता था, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल, इनमें एक तो डेंसिटी वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बार मैं हटा देती हूँ, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्क्रीट में मास फंक्शन पढ़ा था, ऐसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, और कंडीशनल भी पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तीन तो ये, और चौथा इन्हीं में ही हम जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऐड कर देंगे, सभी में सभी के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालेंगे वो। तो जैसे हमने वन डायमेंशन में पढ़ा था वैसे उनकी एक्सटेंशन करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग नाम आ गए आपके, एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल में लिख रही हूँ, ध्यान से समझना एग्जांपल क्या है, उससे डिफाइन करेंगे कैसे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, तीन बोल लिया हमने। एग्जांपल नोट डाउन कर लो इवन, क्योंकि मैं जब आगे ले जाऊंगी अपने बोर्ड को तो आपसे पूछूंगी कि इस पे क्या वैल्यू थी, तो नोट डाउन कर लो एग्जांपल। लेट 3 बॉल्स B1, B2, B3, तीन बॉल्स हैं जो हमने रेंडमली तीन सेल में डाली है, रेंडमली इन 3 सेल्स। उनको तीन सेल थे उसमें हम रेंडमली डाल रहे हैं। ऐसा भी सकता है कि पहले ही सेल में तीनों बॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दूसरे में आ जाए तीनों, या तीसरे में तीनों, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में एक आए, दूसरे में दूसरे, तीसरे में तीसरे, या पहले में तीसरे वाली आ जाए, दूसरे वाली तीसरे में, मतलब जितने भी परमुटेशन पॉसिबल है सभी की बात कर रही हूँ। तो कितनी परमुटेशन यहाँ पे बन सकते हैं, टोटल पॉसिबल हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके यहाँ पे तीन सेल में तीन बॉल डालने के, और तीनों बॉल डिफरेंट है, B1, B2, B3।
कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? लगाओ अपना कंसेप्ट, अब बताओ मुझे। 27 मैम। कितने? 27। 27, यस। पहले में हम तीनों में से कोई भी बॉल डाल सकते हैं, B1 B2 B3, ठीक है ना। सेकंड में भी हम तीनों में से कोई भी, क्योंकि रिपीट अगर हम ये कह रहे हैं कि आप पता तीनों ही एक ही में आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तीनों ही एक ही में आ जाए ऐसा भी पॉसिबल है। मान लो अगर यहाँ B1 B2 B3 ये वाली चॉइस भी अब हमारे पास, यहाँ 0 0 रहे, यहाँ पे एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर की बात करूँ, एक पोजीशन की बात करूँ, तो इस पोजीशन पे हम तीनों भी डाल सकते हैं, इस पे हम सिर्फ B1 भी डाल सकते हैं, इस पे हम सिर्फ B2 भी डाल सकते हैं, इस पे हम सिर्फ B3 भी डाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दो दो पेयर वाले भी सारे डाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है ना। ऐसे आप पॉसिबल पेयर इमेजिन कर सकते हैं। कपिल, आपने कैसे सोचा एग्जैक्टली 27 ही आएंगे? हाउ? रिंग और फिंगर वाली प्रॉब्लम मैम। यस, तो क्या क्या लॉजिक बताओ, हाँ कनेक्ट करो इसको। यहाँ पे कौन रिंग कौन फिंगर? क्या रिंग्स तो मैम यहाँ पे बॉल्स है और मतलब ये फिंगर जो कहना चाह रहे सेल्स हैं है कि पहले सेल में हम तीनों में से कोई भी बॉल डाल सकते हैं, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों बॉल को, इसमें पहली बॉल के पास तीनों सेल है, वो किसी में भी जा सकती है। एक बॉल के पास 3 रास्ते हैं। यस, हम यहाँ पे ये कहेंगे, उल्टा नहीं चलना आपको, कि जो हमारे पास पहली बॉल है, इस बॉल के पास 3 चॉइस है जाने की। आइधर वो यहाँ जाए, चाहे वो यहाँ जाए, चाहे वो यहाँ जाए, 3 चॉइस है इसके पास, कहीं पे भी चले जाए, इसकी मर्जी अब B1 की। ऐसे B2 के पास भी कितनी चॉइस है, वो चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, यहाँ जाए, उसका कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे B1 गए तो जरूरी नहीं यहाँ पे B1 जाना ही जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट है ये। इसके पास अपनी 3 चॉइस है, B2 तीनों में से कहीं भी जा सकता है। सिमिलरली B3 भी तीनों में से कहीं भी जा सकता है। तो उन तीनों की आपको जस्ट कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आ जाएगी? 27 वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके पॉसिबल आउटकम मैं लिख देती हूँ, 27 के 27 आउटकम्स मैं लिखूंगी ताकि आप समझ पाए कि हम क्या कहना चाह रहे थे। कोशिश करूंगी कि एक ही उसमें आ जाए ताकि हमारे लिए काम आसान रहे। ऐसे करते हैं, 9 9 का लिख लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 27 आउटकम था, उसको लिख रहे हैं। अब मान लिया पहला आउटकम बहुत ही सिंपल सा ले लिया कि फर्स्ट सेल में तो हमने B1 डाला, B1 जो है उसने कहा मैं अपनी मर्जी से फर्स्ट में जाऊंगा, ठीक है। एक बार हम पहला वो केस लेते जब तीनों सेल ऑक्यूपाई हो, तीनों सेल ऑक्यूपाई हो, कोई भी रह ना गया हो, मतलब तीनों में एक एक बॉल होनी चाहिए। तो जब पहले में उसने कहा B1 ही जाऊंगा मैं, तो दूसरे में क्या जा सकता है? B2 या B3 में से कोई भी। तो B2 रख दो, एक बार B3 रख दो, तो तीसरे में जो बचा वही जाएगा, B3 B2। तो मैंने ये वो वाला केस लिया है जब तीनों ही सेल भरे हुए हैं। अब भरे हुए सेल में अब कहे पहले हम B2 भेज रहे हैं फर्स्ट सेल में, तो बाकी दो में क्या पॉसिबिलिटी बची? B1 और B3। तो एक बार B1 यहाँ रख दो, B3 यहाँ पे, यहाँ B3 यहाँ B1, ये केस बना लिया हमने। अब कह दो कि B3 फर्स्ट में रख लेते हैं। अब यहाँ पे B1 B2 और यहाँ पे B2 B1। क्या इनके अलावा कोई और केस बन सकता है? तीनों सेल ऑक्यूपाई रहे, हर एक में एक एक आए, या कोई और केस सही बचेगा इसमें? बनेंगे, सही बनेंगे। इतने अच्छे ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 3 फैक्टोरियल 6 ही आना था, ठीक है। अब चलते हैं जब एक सेल ऑक्यूपाई ना हो, बाकी दो ऑक्यूपाई, एक फ्री रह जाए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कौन सा केस ले लिया है आपका? मान लिया पहले ये लास्ट वाला फ्री रह रहा है, इसमें कोई नहीं है, तो इसमें और इसमें डालने के आपके कौन कौन से केस हो सकते हैं? अगर मैं लास्ट वाला फ्री रख रही हूँ तो B1 B2 मान लो मैंने यहाँ पे रखा, B3 यहाँ पे, या फिर B1 का B3 यहाँ रखा, B2 को यहाँ रख दिया, ये केस भी बन सकता है। या फिर B2 को यहाँ रखा, B3 को और B1 को अलग कर दिया। तो इन तीनों केस में तीनों फ्री हैं। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम सेंटर वाला फ्री रख दे, बाकी दो ऑक्यूपाई रख दे, तो अगेन यही 3 केस इसी तरीके से बन जाएंगे, और ऐसे ही अगले 3 केस हम बना, तो इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, B1 को आगे इसको पीछे। ऐसा भी तो सकता है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ B1 हो, सेकंड में B2 और B3 हो,
इन्हीं के 3 और उठा के रखूंगी मैं यहाँ पे आगे, तो इन्हीं के 3 और उठा के रख देते हैं 10th केस में। जब B3 आगे हो, B1 B2 पीछे हो, ये अनऑक्यूपाई ही हो। थर्ड वाले में ये वाला केस भी बन सकता है, B2 यहाँ हो, B1 B3 यहाँ हो, ये अगेन अनऑक्यूपाई हो। और लास्ट आपका B कितना था, 1 रह गया ना, और B2 B3 आपका यहाँ आ गया, ये अनऑक्यूपाई है। तो अनऑक्यूपाई वाले 6 आपके एक तरफ के बने हैं। इसी तरीके से अगले 6 आपके जब सेंटर वाला अनऑक्यूपाई होगा, और अगले 6 आपका जब फर्स्ट वाला अनऑक्यूपाई होगा। तो शाबाश लिखते हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे बताओ, इसको छोड़ दो, बाकी यही वाली पोजीशन को उठा लो। B1 B2 यहाँ B3, B1 B3 यहाँ B2, और B2 B3 यहाँ B1, इन्हीं को इंटरचेंज कर दो। तो फिर 16 था ना, B3 यहाँ ले आओ, B1 B2 यहाँ ले आओ। समझ रहे हो ना, केस आ रहे हैं समझ में? यस मैम। यस चल, मैम। तो अब ये वाला हो गया। अब 6 और किसके लिखूं मैं, जब फर्स्ट वाला आपका ऑक्यूपाइड रहे, फर्स्ट वाले को आपको अनऑक्यूपाइड रखना है, उसमें कोई ना आया आपके पास, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सारे सेम केस बनाओ। B1 B2 और यहाँ B3, ऐसे B1 B3 यहाँ पे, यहाँ B2, यहाँ B1, सॉरी B2 B3 यहाँ B1 आ गया। इन्हीं को इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट तो खाली है ही है, यहाँ पे B3 ले आते हैं, सॉरी फर्स्ट को खाली रखना है, फर्स्ट तो खाली है, गलती से लिखा गया है। यहाँ पे B3 ले आए, यहाँ B1 B2 ले आए, इसको फ्री रखो। यहाँ B2 यहाँ B1 B3, इसको फ्री रखो, B1 यहाँ B2 B3, ये 6 बन गए। अब कौन से रह गए भाई, 3 वाले मैम, तीनों एक में। यस, जब हम 2 अनऑक्यूपाइड रख दे, एक ही ऑक्यूपाई बनाए, तो एक ही ऑक्यूपाई बनाओगे, 2 अनऑक्यूपाई, तो एक में तीनों आ गए। यही तीनों मैं एक बार इधर रख दूं, तो ये वाले 2 अनऑक्यूपाई, और यही तीनों अगर मैं यहाँ रख दूं सेंटर में, बस। और कोई केस बन सकता है? नो मैम। ये हमने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम लिखा है, इसको ध्यान से देख लो, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। अब 2 रैंडम वेरिएबल मुझे डिफाइन करने दो, क्योंकि हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहे हैं। तो देखिए मैंने 2 रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किए, सबने नोट कर लिया ये? यस मैम। चलिए देन, तो नीचे ले रही हूँ मैं। 2 रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं, एक x और एक y। x है आपके पास, x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेल 1, सेल 1 में कितनी बॉल्स हैं। और y क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल ऑक्यूपाइड, कितने सेल आपके ऑक्यूपाई हुए हैं। मतलब अगर मैं x की बात करूं तो x कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है बताओगे? सेल 1 में कौन कितनी बॉल्स हैं, देखो जरा। 0 1 2 3। हो सकता है सेल 1 में बॉल ही ना हो, 0, जैसे 20 केस है, 21 22, सब में सेल 1 में बॉल ही नहीं है। ऐसा होता है कि सेल 1 में एक ही बॉल है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ऐसा तो सेल 1 में 2 बॉल है, जैसे 13 14 15। और ऐसा भी सकता है कि 26th केस जो है, तीनों ही बॉल सेल 1 में आ जाए। तो क्या क्या बना, 0 1 2 3। क्लियर है ये? अब ये बताओ, चलो फिर ये खुद बताओ, इसमें क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं नंबर ऑफ सेल ऑक्यूपाइड? इसमें भी 0 1 2 3 आएगा। सभी एग्री कर रहे हैं? 0 कैसे आएगा? हाँ बताओ हिमांशी, अब नहीं तुम्हारे नहीं, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि कोई सेल ऑक्यूपाई, यहाँ पे बोल रहा है ऑक्यूपाई नहीं है, तीनों ही फ्री है। तीनों फ्री हो गए, फिर बॉल को कहाँ डालोगे, बॉल ही कहीं नहीं डालेंगे। ठीक है, तो केसेस से देखा हमने, तो 1 2 3 यही है हमारे पास सेल ऑक्यूपाई, या तो एक सेल ऑक्यूपाई है, 2 सेल या तीनों सेल ऑक्यूपाई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये डिस्क्रीट का ही केस हुआ ना, फाइनाइट है आपके नंबर्स, डिस्क्रीट के केस नहीं चले गए, एट मोस्ट काउंटेबल। तो अब इस डिस्क्रीट में अगर हम देखें, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हम क्या क्या बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं रैंडम वेरिएबल एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यूज लिखूं, तो कैसे लिखी जाएंगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आपको सिंपल। पॉसिबल वैल्यू का मीनिंग क्या है आपका, यहाँ पे एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू अगर हम देखें, तो 0 को एक बार 1 से मिलाया हमने, फिर 0 को हमने 2 से मिलाया, फिर 0 को 3 से, पहले x को इन तीनों से मिला दिया, फिर अगले x को 1 को 1,
1 2 1 3, फिर अगला 2 1 2 2 2 3, ऐसे 3 1 3 2 3 3। तो ये हमारे पास एक तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज पॉसिबल आई है एक्स वाई की। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैं मान लो एक्स वाई ले रही हूँ 0 2, तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास सेल 1 में तो एक भी बोल ना हो और 2 सेल ऑक्यूपाई हो। तो ऐसा केस देख के बता सकते हो कि सेल 1 में तो एक भी बोल ना हो लेकिन 2 सेल फिर भी ऑक्यूपाई हो। सेल 1 में एक भी बोल ऑक्यूपाई ना हो, देखो कौन सा केस है ऐसा? यहाँ वाले हैं, ये सारे यहाँ से यहाँ तक वाले। सेल 1 में एक भी बोल नहीं है इनमें, जो जो मैंने चलो अंडरलाइन। अब इसके अंदर 2 सेल ऑक्यूपाई हो, 2 सेल ऑक्यूपाई देखे तो ये वाला ये नहीं बन सकता कि इसमें एक सेल ऑक्यूपाई और इसमें भी एक सेल ऑक्यूपाई, ये भी नहीं बन सकता। तो कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 आपके फेवरेबल आए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0, y is equal to 2, or we can write p02 which is equal to 6 favorable, total 27। तो इस तरीके से हम इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, बायोवेरिएट मतलब 2 रैंडम वेरिएबल को पहले तो इकट्ठा करो, फिर उनके लिए आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करोगे। जैसे अब हमने एक एक करके प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं, हमने वहां पे भी तो ऐसे ही किया था। पहले सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनाया, फिर उसके लिए वैल्यूज देखी क्या क्या रैंडम वेरिएबल हम असाइन कर सकते हैं, फिर उनको हमने प्रोबेबिलिटीज बनाई थी। यहाँ पे भी ऐसे किया, पहले सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम देखा, फिर रैंडम वेरिएबल देखे हैं क्या, उनको मिलाया हमने रैंडम वेरिएबल को। बाइवेरिएट ही तो लेना है, तो बाइवेरिएट के हर पॉइंट के लिए जो जो वैल्यूज ले रहा है उसकी आप प्रोबेबिलिटीज जब आप असाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन जाएगा ना, जैसे वहां बनता था। लेकिन यहाँ पे कौन से वाला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनेगा? इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट करा ना हमने, तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बात क्लियर हुई है? ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब जल्दी से मुझे सभी की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0 1 की बताओ, 0 3 की। सबने नोट डाउन किया ना? अब देख के बताओ खुद, मुझे सबका एक एक से आंसर चाहिए जिससे मैं पूछूंगी। तो सारे पहले केस सभी सॉल्व करो, फिर मैं किसी से भी आंसर रेंडमली पूछ सकती हूँ। चाहे चलो एक मैं और बता देती हूँ, 0 1। 0 1 का मीनिंग क्या है? x0 y1। x0 मतलब 0, x क्या था आपके पास? चलिए एक बार x को देख लेते हैं। x नंबर ऑफ बॉल इन सेल 1, तो सेल 1 में 0 बॉल हो। y1 मतलब एक सेल ऑक्यूपाई हो, तो सेल 1 में तो कोई बॉल ना हो लेकिन फिर भी एक सेल ऑक्यूपाई हो। देखो कौन सा केस है कि सेल 1 में ना हो लेकिन 24 एक सेल ऑक्यूपाई हो। कौन सा हो गया? तो 25 वाला, एक 27 वाला। सेल 1 में बॉल नहीं है लेकिन एक ही सेल ऑक्यूपाई है, दोनों केस में सिंगल सेल ऑक्यूपाई है। तो दोनों केस हो गए फेवरेबल। 2/27 आ गई प्रोबेबिलिटी। कैसे बना सकते हैं? देखो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उनको हम रो और कॉलम की हेल्प से भी लिख पाते हैं ना। टेबुलर फॉर्म में लिखना हमारे लिए इजी रहता है। y की वैल्यू थी 1 2 3 और x की वैल्यू 0 1 2 3। x को हमने रख लिया कहाँ पे? अपना फर्स्ट जो कॉलम साइड पे हो गया वो, y को रो साइड में रख लिया हमने ऊपर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? x0 y1, यही मतलब है। तो x0 y1 यहाँ आएगा। बताओ x0 y1 की प्रोबेबिलिटी क्या निकली है? कपिल तुम बताओ पहले। 2/27। निकाल चुके थे ये तो हम। Yes. नेक्स्ट की बताओ 0 2 x0 y2। फर्स्ट सेल में 0 बॉल और 2 6 में। ठीक है, चलिए नीरम x0 y3। मैम 0। बिल्कुल 0 है ना, सीधा ही। हाँ जी दीदी। पहले सेल में कुछ भी नहीं और तीनों सेलों की, कोई ऐसा कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं। चलो नेक्स्ट बताओ नीरम, तुम ही बताओ। 1 1 x1 y1। दीदी 3/27। 3/27। x1 का मीनिंग क्या है? कि पहले सेल में एक बोलो, है ना। एक बोलो और y1 का मीनिंग क्या है? कि एक ही ऑक्यूपाई हो। एक ही 0 ऑक्यूपाई। आएगा। एक ही ऑक्यूपाई, पहले में एक ही हो। फिर बताओ 1/27 मैम। देखो यहाँ से देखो, एक बार ऊपर जाके देखो। पहले सेल में एक ही हो और सिर्फ पहला सेल ही, मतलब एक ही सेल ऑक्यूपाई हो। 0 तो फिर
वन कौन सा केस है नीरम, पहले तुम बताओ वन कौन सा केस आ रहा है? पहले जिसमें सेल में, B1 B2 B3 लिखा हुआ है दीदी। पहले सेल में एक ही बॉल है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा साथ में एक ही सेल ऑक्यूपाई हो, यहाँ पे तीनों सेल ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है। पहले में एक ही बॉल आए, अगर पहले में सिर्फ एक ही बॉल आएंगी, बाकी दो बॉल भी तो कहीं जाएंगी। अगर बाकी दो बॉल कहीं भी चली गई तो एक से ज्यादा सेल ऑक्यूपाई हो गया, एक सेल तो यहीं पे ठीक ऑक्यूपाई हो गया था, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो ठीक गई है ना दोनों दीदी। की आपस में। हम्म। तो कौन सा कितना आएगा आंसर? 0। 0। ठीक है, 0। हिमांशी, x1 y2। 6/36। 36 कैसे आ गया भाई? 27 तो टोटल हाँ था। सॉरी सॉरी 27 6/27। हाँ 1 और 3, x1 y3। किसी का अलग आ रहा हो तो बीच में मुझे जरूर बोलना। x1 y3 मतलब पहले सेल में आपकी एक ही बॉल है लेकिन तीनों सेल ऑक्यूपाई हुआ, ऐसा कौन सा केस था? 6/27 आ जाएगा मैम। यस। प्रीति अगला भी बताओ, x2 y1। 0 मैम। 0। और x2 y2। 6/27। ठीक है। ज्योति, x2 y3। मेरा भी 1 है मैम। कोई नहीं, करो इसी को करो, x2 y3 मीनिंग क्या है इसका ये बताओ चलो। x2 y3 मतलब कि फर्स्ट सेल में तो 2 बॉल होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सेल में दो बॉल हो, ये दो बॉल रख दी मैंने। और और आगे क्या बोला इसने? तीनों सेल ऑक्यूपाई हो, है ना? तीनों सेल ऑक्यूपाई हो। बताओ अब हो सकता है पहले में तो दो आ गई, तीनों सेल भरने हैं, नहीं। बच्चे एक ही बोल, या तो यहाँ डालोगे या यहाँ डालोगे, तीनों कैसे ऑक्यूपाई कर दोगे? कितना आया? 0। 0। ठीक है, चलिए अब जिसका हो गया 3-1 बताओ जल्दी से सभी मिलके। 1/27। 100। 1/27। 3-2। 0 0 0 0 0। 0। सभी को क्लियर है? ये हमने क्या बना दिया आपका प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इवन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये कह सकते हैं हम। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया हमने एक्स वाई। ठीक है, एक बार इनका जरा टोटल करके देखते हैं। मैम 2/2 वाला केस बताना एक बार। 2-2 वाला, 2-2 में का मतलब क्या है कि आपके पास पहले सेल में दो हो और दो ही सेल ऑक्यूपाई हो, दो ही सेल ऑक्यूपाई हो, मतलब अगर ये ऑक्यूपाई होगा तो ये ना हो, ये वाला होगा तो ये ना हो, ऐसे केस देख लो कितने बनेंगे आपके ऊपर जाके। पहले सेल में दो हो, बताओ अब इसमें से कौन कौन सा है? मेरे तो 12 बन रहे हैं मैम। 12 बन रहे हैं, देख लेते हैं। पहले सेल में दो 7 हो, to 9। 7-9, 7 13-15। इसके अलावा कौन सा जिसमें पहले सेल में दो है? हिमांशी, नहीं है। नहीं है? मैम अगर जो ये हाँ हाँ 7 बोलो। वाला है ना, मैंने अलग तरीके से लिखे हुए हैं। इस 7 वाले को ऐसे लिखे हैं, फर्स्ट पे B1 B2, बीच वाला वैकेंट और लास्ट में B3। ये आपने कहाँ बनाया है? 13। तो ये हमने ये वाला केस तो नहीं बना दिया? B1 B2 का तो एक बनाया, एक B2 B1 का भी बना दिया फर्स्ट में। इसका मीनिंग एक ही हो अरेंज जाएगा। अरेंजमेंट कर दी वहीं पे रखे रखे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया। हाँ ऐसा नहीं करना, इसका मीनिंग तो एक है कि पहले में B1 और B3 बोल गई है वो, चाहे पहले B3 जाए चाहे B1 जाए, इससे क्या लेना देना? फर्स्ट पे नहीं। कोई नहीं, आराम से दोबारा देख लेना एक बार, यही 6 ही केस बनेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, आ गया समझ। ठीक चलिए। तो ये तो हमने ज्वाइंट बनाया, और हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपके पास? 1 होता है ना। मतलब अगर मैं सम ऑफ जो पी एक्स वाई आपने निकाला है, एक्स का भी और वाई सभी प्रोबेबिलिटी का सम करूं तो 1 आना चाहिए। फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई जितने भी आपने निकाले सबका सम क्या है? 1 है। मतलब इन सबको ऐड करना चाहते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी सब ऐड कर दो। तो सबको ऐड करने से पहले मैं इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख लेती हूँ, कितना आएगा? 8/27। इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखूंगी 12/27।
ऐसे इन तीनों को किया तो क्या आएगा 6/27, इन तीनों को किया तो क्या आएगा 1/27। अब ये तीनों 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 जो ऐड किए हैं, जो ये आए, अगर मैं इनको फर्दर ऐड कर दूं तो सारे ही ऐड हो जाएंगे ना। जो इसका आंसर है उसने इसको ऐड किया, जो इसका आंसर है उसको भी ऐड कर दिया, जो इसका आंसर उसको भी ऐड कर दिया, मतलब जो ये आंसर्स आए अगर मैं इसको ऐड कर दूं, सभी ऐड हो गए आपस में, कितना आएगा आंसर, करके देखो ऐड। 1 आ रहा है मैम। 1 आ रहा है। चाहे आप ऐसे चलो रो वाइज सम करके फिर ऑल ओवर सम, चाहे आप कॉलम वाइज सम कर लो। पहले मैंने इन चारों को ऐड किया, फिर इन चारों को ऐड किया, पहले इन चारों को ऐड करोगे आ गया 3/27, यहाँ लिख दिया इनके नीचे। इधर ऐड किया 18/27 और इधर ऐड किया 6/27। फिर जो ये आया हुआ इनका उन सबको भी ऐड कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 1। तो चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से कर, तो वही रहे, हम सम ऑफ ऑल दी एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज है सभी का सम करें, चाहे वो हम रो वाइज करके ऐड करें चाहे वो कॉलम वाइज, बात एक ही है। चाहे हम पहले एक्स का समीशन करें चाहे पहले वाई का करें, देन उनका समीशन करें, एक ही बात है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आना तो 1 ही था, लेकिन जो मैंने ये निकाला है रो वाइज एक एक करके, यही कुछ आगे जाके आपके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओनली एक्स निकालना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे देखो ओनली एक्स। अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है आपका? मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, तो ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट सेल में कोई भी बोलना है, हम ये चाहते हैं, है ना। y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब यहाँ पे। इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, y चाहे 1 हो और चाहे y आपका 2 हो, और ऐड कर दो चाहे आपका y क्या हो 3, तीनों ही केस ले लिया हमने। x इज इक्वल टू 0 मीनिंग क्या है कि फर्स्ट सेल में कोई ना हो। अगर हम अपने उधर ही जाएं, फर्स्ट सेल में कोई ना हो, ऐसे कौन कौन से केस हैं आपके? टोटल केसेस देखो 19 से लेकर 27 तक, अप टू 26 सारे केसेस यही है, फर्स्ट सेल में कोई ना हो, बस यही रिस्ट्रिक्शन है। y भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितने केस बने? 8/27 आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। अब इसका आंसर निकाल के देखो, जो अभी हमने लिखा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, कितना आया था आपका? टेबल से देख के देख लो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 2/27, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, यही आएगा, और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ये, क्योंकि यही वाला सम ही तो आ गया। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन रहा है x के लिए। ये किसका आंसर हो गया? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 का, जो 0 के सामने है। ऐसे जो 1 के सामने है वो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 का आंसर हो जाएगा। ऐसे जो 2 के सामने है x इज इक्वल टू 2 का, और जो 3 के सामने है वो x इज इक्वल टू 3 का आंसर हो जाएगा। इट मींस ये हमने अकेला डिस्ट्रीब्यूशन किसका बना दिया? x का बना दिया। तो इंडिविजुअल जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं x और y के, उनको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मान लो आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई आपको निकालना है, कोई भी बोलूँ अब मैं, चाहे मैं x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2, आइदर x इज इक्वल टू x3, 0 1 2 3 किसी का भी निकाल रहा है, x इज इक्वल टू xi, तो कैसे निकलेगा? करना है क्या आपको? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi वाला निकालना है। कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू xi इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y1 हो, और या फिर आप कह सकते हो उसी xi की y इज इक्वल टू y2, मतलब y के जितने भी पॉसिबल है सारे केसेस हमें लेने पड़ेंगे। xi y इज इक्वल टू yn, जितना भी जा रहा है, आई डोंट नो अप टू सो ऑन, मैं इवन छोड़ रही हूँ, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो एक्चुअली में क्या हुआ, समीशन हो रहा है किस पे? समीशन किस पे हो रहा है? आई तो सेम ही रह रहा है सब में, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi तो रहेगा ही रहेगा, बस y इज इक्वल टू yj आएगा, और j की वैल्यू चेंज हो रही है, j1 टू इन्फिनिटी, एक तरीके से ये हो रहा है आपके पास। तो जब आप x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो, x को तो फिक्स रखना है, और y की सारी पॉसिबल वैल्यूज ले लेके उनका क्या कर देना है? सम कर देना। वो क्या निकल आएगा? x का डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। ऐसे अगर आपको y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ये मैं थ्योरेटिकल बता रही हूँ, अभी प्रैक्टिकल आप टेबल से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने टेबल से बताया आपको। y इज इक्वल टू वाई जे निकालना, तो क्या आएगा? समीशन होगा y इज इक्वल टू वाई जे और x इज इक्वल टू एक्स आईज का, लेकिन अब कौन लाई करेगा? i1 टू इंफिनिटी, सभी आईज का सम हो जाएगा yj के साथ, तो फिक्स yj उसके साथ सभी आई जितनी भी लाई कर रही सबका सम,
तो अगर हम उसी टेबल से निकालें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर मैं एक्स बनाना चाहूँ उसी टेबल से, ये टेबल थी हमारे पास, तो यहीं पे अगर हम देखें, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इवन, इसको जो पर्टिकुलर नाम दिया गया दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बनेगा, यहाँ पे रखो x, यहाँ पे रखो उनकी प्रोबेबिलिटीज। x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, क्या है पी एक्स, x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 8/27, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आई है, x1 के लिए y1 वाला भी लो, y2 वाला भी लो, y3 वाला भी लो, उनको क्या कर दो ऐड, 12/27। ऐसे x इज इक्वल टू 2 के लिए कितना आया 6/27 और x इज इक्वल टू 3 के लिए 1/27। तो ये बन चुका है आपका मार्जिनल, मतलब अकेला। मार्जिनल क्या होता है, अकेला अकेला आपने बनाया है, मार्जिन दे दिया उसको, अलग से कर दिया है, ठीक है। तो अब हम ये इंडिविजुअल पे ही आ गए, 2 में से हमने इंडिविजुअल का निकाल लिया एक तरीके से, ऑल ओवर जितना डिस्ट्रीब्यूशन था, डिपेंडेंट ऑन y तो है ही है, लेकिन y की हर पॉसिबल वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, तो x के लिए हमने बनाया, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। सिमिलरली चलो अब आप y का लिख के दिखाओ मुझे, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y के लिए क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 0 का आंसर है क्या, y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, नो, नहीं y तो 1 से स्टार्ट है, तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 1 2 3, तो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं y की वैल्यू 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितनी कितनी आ रही है, 1 के लिए कितना आया, जो यहाँ पे आया होगा, क्योंकि इसमें हमने x की वैल्यू 0 वाली भी ले ली, x की वैल्यू 1 वाली भी, x की वैल्यू 2 वाली भी, x की वैल्यू 3 वाली भी, y 1 के साथ x0 x1 x2 x3, 2/27 0 0 1/27, इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका 3/27। सिमिलरली 2 वाला 18/27, ये 6/27, ये आंसर आ गया। और इनका सम करके देखो, ये भी 1 आ रहा है, इधर से सम करोगे ये भी 1 आ रहा है, तो मार्जिनल भी प्रोबेबिलिटीज है, तो उन सभी का सम भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। x और y दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको दे दिए गए हैं, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवन आपको मास फंक्शन बनाना है x का, जब गिवन है सम y इज इक्वल टू y फिक्स, अब मान लो मैंने दे दिया कि y इज इक्वल टू 2, जो पीछे वाले एग्जांपल में ही गिवन है y इज इक्वल टू 2, तो आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना है x का, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपको एक तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है x के लिए जब गिवन है y इज इक्वल टू 1। अब हम कौन से x की प्रोबेबिलिटी निकाले, x भी तो बहुत सारे हैं, तो सभी के लिए निकाल दो जो जो है, एक बार x इज इक्वल टू 0 ले लो, एक बार x इज इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है ना, एक बार x इज इक्वल टू 2, मतलब जितने भी पॉसिबल है सारे ले लो, x1 x2 अप टू सो ऑन। और उसको निकालोगे कैसे, सिंपल है, ऊपर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय सेम डेफिनेशन, क्या होती थी कंडीशनल की डेफिनेशन, इनकी इंटरसेक्शन y में नीचे वाला, तो इनकी इंटरसेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी x1 और y1 पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं y पे, ये हम निकाल चुके हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से, और y में क्या आ रहा है, सिर्फ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, y का जो होगा वो वाला। जैसे कि एग्जाम्पल से ही करते हैं, पिछले एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ आपको, जो पिछला एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लें, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन x का ही जब गिवन है y इज इक्वल टू 2, मतलब आपके पास y का मतलब क्या था, वहां पे क्या लिया था हमने, रैंडम वेरिएबल y, नंबर ऑफ सेल ऑक्यूपाइड था, नंबर ऑफ सेल, हमने कहा कि जब 2 सेल ऑक्यूपाइड हैं तो आप x का डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, कब x का डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, मतलब x क्या था आपका, सेल 1 में कितनी वॉल है, तो 2 सेल ऑक्यूपाई होते हुए ये गिवन है आपका, अब आपके पास आउटकम का सेट कितना रह गया, 2 सेल ऑक्यूपाई रहने वाला, मतलब आपके आउटकम कम हो गए हैं,
पॉसिबल आउटकम। देखो 2 सेल ऑक्यूपाई है, सिर्फ उसको रखना है आपने, बाकी सबको हटा देना है। ये सारे हट गए अब आपके। 2 सेल ऑक्यूपाई है तो ये गया, ये गया, इसमें 3 सेल ऑक्यूपाई है। 2 वाला ये है, ये है, ये है, तो ये वाले रह जाएंगे आपके। तो टोटल कितने रह गए बताओगे? 18। ठीक है ना, 2 2 वाले सारे रह गए हैं। ये हट गए, पहले 6 हट गए हैं आपके एक तो, और 25वां भी हट गया, 26वां भी, 27वां भी, तो 9 हट गए हैं। कितने रह गए कपिल? 18 में 18। 27 में से 9 गए, 18। ठीक है, मतलब 18 एक तरीके से अगर हम डायरेक्ट जाते तो टोटल पॉसिबल 18 होते, और उसमें से हम आउटकम देखते हैं x इज इक्वल टू 0। उन 18 में से x0, x1, x2, x3 इनका हम आंसर निकालना चाहते हैं। तो उन 18 में से अगर मैं x0 की बात करूं तो कितने हैं? 6 में। x0 मतलब x0 का मीनिंग क्या है? पहले सेल में एक भी बॉल ना आए। तो जो आपने टिक किया उनमें से देखो पहले सेल में एक भी बॉल ना आए, ऐसे कौन कौन से हैं फेवरेबल? ये वाले आ गए ना सारे। 19 to 20। 19 to 24 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो यहां से ये बन गया एक तरीके से x इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल टू 2 आपका है 6/18। फेवरेबल 6, टोटल आपके 18 रह गए थे। अगर हम सीधा आउटकम से देखें तो, लेकिन इससे टाइम ज्यादा लग सकता है कहीं ना कहीं। अगर मैं आउटकम पे जाऊं, केसेस को रिजेक्ट करूं और फिर निकालूं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 निकाल रही हूँ, y इज इक्वल टू 2, मेरा आंसर आया 6/18। चलो डेफिनेशन से निकाल के देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, ऊपर इंटरसेक्शन हो गई, y में आएगा मार्जिनल, y इज इक्वल टू 2। तो x0 y2 की वैल्यू क्या आई हुई थी आपके ज्वाइंट में? देखिए, अब बताइए मुझे आंसर टेबल से। टेबल बनाई है ना सबने, x0 y2 6/20। x0 y2 कितना आया हुआ है? 6/27, ये वाला। और y इज इक्वल टू 2 नीचे रखना है, y इज इक्वल टू 2, ये वाला केस आ गया आपका 18/27, y इज इक्वल टू 2, ये रहा। ऊपर 6/27 आया आपका, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, 6/27। नीचे कितना आया है? y इज इक्वल टू 2, 18/27। देखो कैंसिल करके आंसर सेम ही आया ना आपका। तो रिड्यूस करने के बजाय आउटकम को फिर वहां से आप दोबारा से देखें। गिवन था y इज इक्वल टू 2, गिवन दैट y इज इक्वल टू 2, देन फाइंड x इज इक्वल टू 0। तो हमने केसेस को रिड्यूस किया फिर निकाला, दैट इज अ लेंथी पार्ट। अब हमारे पास जब ऑलरेडी हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, तो हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ चुका है, तो क्यों ना हम उनका यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाले, वो इजी है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाने के लिए आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता होना चाहिए, तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक का निकाल सकते हैं। अब मैं अगर ये कहूँ y इज इक्वल टू 2 तो फिक्स था, x गिवन y इज इक्वल टू 2 निकाल रहे थे आप। पहला केस तो हमने निकाल लिया, इसका आंसर आया 6/18। सिमिलरली सेकंड केस निकालोगे, x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा? ऊपर x1 y2, बताओ। अगेन मैम सेम। सेम ही है, 6/27 इसका था, नीचे का तो सेम ही रहेगा, वो तो मार्जिनल ही है, सेम आ गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट निकालोगे x2 y2, अब उसका आंसर बताओ तुम खुद ही। गिवन सेम। ये भी सेम है, 6/27 ही आ रहा था, और उसमें ऊपर वाले का क्या आ रहा है? x3 y2 0 0 था ऊपर, नीचे कुछ भी आया, 18/27 आंसर 0। तो ये हमारे पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है किसका? 4x देन y गिवन 2, y की वैल्यू कितनी गिवन थी? 2। तो इस तरीके से आप किसी का भी कंडीशनल बना सकते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल के सेम ही डेफिनेशन है। यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y, तो यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इफ, अगर आप इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं फॉर ऑल i एंड j, वो इक्वल है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन उन पॉइंट्स पे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू yj पे। मतलब हर ज्वाइंट जो आप निकाल रहे हैं फॉर ऑल i एंड j, वो इक्वल आए मार्जिनल की पर्टिकुलर वैल्यूज के। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू yj। जैसा आपका दो इवेंट a एंड b को आप इंडिपेंडेंट कब बोलते थे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो जो यहाँ पे एक कोमा होता है ना आपका मार्जिनल में, वो इंटरसेक्शन का ही काम करता है कि हमने दोनों को मिलाया है। कंफ्यूज मत होना इसमें, इंटरसेक्शन और कोमा सेम ही रहता है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल से कराया। अब कोशिश करना जितने भी एग्जांपल हैं आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, उनको ट्राई करके आओ बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी हमने